वेक्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हुआ करता था। आज हम लोग लास्ट क्लास में जानेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला करते हैं। लिखा है फॉर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। दो वेक्टर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यह इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर आप साइन लिखेंगे और दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल डालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए स्केलर, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर। और चूंकि हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर बोला है, इसलिए इस पूरे स्केलर में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इसे वेक्टर बनाना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए लिखा, मॉड ऑफ वेक्टर बी को बी, साइन थीटा इज साइन थीटा एंड एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा बोला कीजिए, या फिर आप बोलिए ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ एन कैप के बारे में बताया हुआ है वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप जो आपने यूनिट वेक्टर लगाया है यह किस डायरेक्शन में हुआ करेगा, तो यह हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करेगा। अब यदि अपने पास दो वेक्टर हो, इसे वेक्टर ए बोल ले और इसे वेक्टर बी, तो इस दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड और दूसरा आप बोलेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड। सिंस एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो यदि इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ तो फिर कभी भी इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं हो सकता है, यदि ए इसे बोले और बी इसे बोले तो। और यदि इस दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड है तो फिर आउटवर्ड नहीं हो सकता। मीन्स किसी भी वेक्टर का एक यूनिक या फिक्स डायरेक्शन होता है। तो आपने यहाँ बोल तो दिया कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यह जो फिगर में दिख रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप, तो एन कैप आपका बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। अब वह अंदर होगा या बाहर, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो एक रूल यूज करेंगे उसे बोलेंगे स्क्रू रूल। इसे कुछ लोग राइट हैंड थंब रूल से भी बताते हैं। हम लोग इसे इसका नाम देंगे यहाँ पे स्क्रू रूल। स्क्रू रूल के द्वारा आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे एन कैप का। इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे एन कैप का। और इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि एलएचएस में आपका वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और आरएचएस में वेक्टर है एन कैप। दोनों साइड सेम साइन है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में होगा। और यदि इस साइड निगेटिव रहता, इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। तो आपने एन कैप का डायरेक्शन डिफिनीशन से ही लिख दिया कि यह ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि एन कैप का डायरेक्शन हमेशा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इस फिगर में आप एन कैप का डायरेक्शन निकालिए या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, दोनों बात सेम। और उस डायरेक्शन को निकालने के लिए कि एन कैप दोनों के परपेंडिकुलर या ए क्रॉस बी भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और वह परपेंडिकुलर आउट या फिर परपेंडिकुलर इन, इसके लिए मैंने जो रूल यूज किया उसे बोला स्क्रू रूल। स्क्रू रूल के द्वारा हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, और अगली बार डायरेक्शन निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का। स्क्रू रूल अपने को बोलता है कि आप राइट हैंड में एज्यूम कीजिए कि एक स्क्रू है, वही स्क्रू जो आप दीवार वगैरह में ठोकते हैं। और अपने हाथ को यदि डायरेक्शन चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो अपने दाहिने हाथ को ए से बी तक मूव करवाइए। यदि हम लोग हाथ को ए से बी तक मूव करवाएं, तो मूव करवाने पे हाथ का मूवमेंट आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यदि हाथ मूव करवाएं तो कोई भी स्क्रू
बंद हुआ करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ रोटेट करवाने पे स्क्रू बंद हुआ करता है, और स्क्रू जब बंद होगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। कोई भी स्क्रू जब बंद होता है तो अंदर जाता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का बोलेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंदर जा रहा है तो परपेंडिकुलर तो होगा, और परपेंडिकुलर में भी बाहर वाला ना होकर के अंदर वाला परपेंडिकुलर। अब यदि किसी को डायरेक्शन चाहिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, तो उसके लिए इस गिवन फिगर में वो अपने हाथ को मूव करवाएगा वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ, और जब हम बी से ए की तरफ हाथ मूव करवा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाने से स्क्रू खुलता है, और कोई भी स्क्रू जब खुलेगा तो बाहर की तरफ आएगा। तो एन कैप का डायरेक्शन या फिर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इस बार वह परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आइदर वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो या फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, उसका डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर, और किसी भी दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, तो उस दोनों में से कौन सा सही होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने स्क्रू रूल यूज किया। स्क्रू रूल में अपने हाथ को ए से बी मूव करवाइए तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा, और बी से ए मूव करवाएंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन आ जाया करेगा। यदि इसी चीज को थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन निकाले, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का यदि आपको डायरेक्शन चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल में आप अपने इस फोर फिंगर को वेक्टर ए के डायरेक्शन में डालिए, फोर फिंगर को वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और ए से बी की तरफ इस फोर फिंगर को मूव करवाइए। ए कुछ इस डायरेक्शन में है और ए से बी की तरफ मतलब हॉरिजेंटल की तरफ नीचे की तरफ जब हम लोग मूव करवाएंगे तो मेरा थंब का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। और यदि किसी को डायरेक्शन चाहिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, तो अपने फोर फिंगर को फर्स्ट वेक्टर वेक्टर बी के डायरेक्शन में डालिए और ए की तरफ ले जाइए। आपका थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो दो रूल के द्वारा आप डायरेक्शन चेक कर सकते हो किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, या तो आप स्क्रू रूल का यूज कर लीजिए जिसमें ए से भी हाथ घुमाना है या फिर बी से ए, और नहीं तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फोर फिंगर और सेकेंड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को ले जाइए, थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का वही डायरेक्शन रहा करेगा। नेक्स्ट हम लोग जाने कि आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को डिफाइन किया ए बी साइन थीटा एन कैप, और यदि मैं इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ले लूँ तो एल एच एस का मॉड लेने पे आर एच एस का भी मॉड लेना होगा। ए का मॉड ए हो जाएगा, बी का मॉड बी, साइन थीटा का मॉड साइन थीटा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड 1 हुआ करता है, तो आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड जो होगा वह ए बी साइन थीटा के इक्वल हुआ करेगा। वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वह होगा ए बी साइन थीटा के इक्वल। जैसे ही मॉड लगाएंगे तो यहाँ एन कैप की जरूरत नहीं रहेगी, मॉड लगाते ही पूरा ए क्रॉस बी एक वेक्टर था और मॉड लगाते ही यह स्केलर हो गया, और एल एच एस स्केलर है तो आर एच एस भी पूरा स्केलर दिख रहा है, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। नेक्स्ट यदि कोई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ना करके वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकाले, तो ए क्रॉस बी को आपने बोला ए बी साइन थीटा एन कैप, तो बी क्रॉस ए को बोलेंगे बी ए साइन थीटा एन कैप, और बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो। ए और बी दोनों स्केलर है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो बी क्रॉस ए को भी मैंने लिख लिया ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का नाम बदल के एन कैप के बदले एन डैश कैप कर दिया। अब यदि आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड लेंगे तो आर एच एस का भी मॉड लीजिए, और आर एच एस में एन डैश कैप जो है उसका मॉड 1 हो जाया करेगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड ए बी साइन थीटा। अभी आपने देखा था कि ए क्रॉस बी का जब मॉड लेना हो, ए क्रॉस बी का मॉड, तो यह भी ए बी साइन थीटा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का जब मॉड लिए हैं तो यह भी ए बी साइन थीटा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दोनों इक्वल होगा, और दोनों कितना के इक्वल होगा, तो ए बी साइन थीटा के। अपने पास दो वेक्टर हो,
मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर का सेम हो, लेकिन दोनों वेक्टर का यदि डायरेक्शन अपोजिट रहे तो हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बोला करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में लेक्चर 2 वेक्टर का जो लेक्चर 2 था उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन यदि आपने जो अभी डायरेक्शन निकाला था, डायरेक्शन से देखिए तो ए क्रॉस बी यदि इनवर्ड है तो आपका बी क्रॉस ए आउटवर्ड जा रहा है। मीन्स यह वेक्टर और यह वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज मोड लगाने पे तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल ना होकर के माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो मॉड लगाने पे दोनों इक्वल और दोनों ए बी साइन थीटा के इक्वल। लेकिन यदि आप मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं लिखिए, वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, वह माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इस पे एक एग्जांपल देख लें। तो आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप कम आई कैप क्रॉस जे कैप एंड जे कैप क्रॉस आई कैप। पहले मैं आई क्रॉस आई को उठा लूँ तो अभी आपने डिफिनीशन देखा था ए क्रॉस बी का इस बॉक्स में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिफाइंड है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और साथ में एक यूनिट वेक्टर एन कैप, और यह एन कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहा करेगा। तो इसी का फॉर्मूला का हम लोग यूज कर ले नीचे में, जहाँ पे अपने को आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप है, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन लिख लेंगे, और ए और बी मतलब आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल, सिंस दोनों आई कैप सेम ही डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहे तो बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर साइन के साथ एंगल 0 लगा लिया, साथ में एक यूनिट वेक्टर एन कैप, आई कैप का मॉड 1, इस आई कैप का भी मॉड 1, साइन 0 का वैल्यू 0, एन कैप के बदले एन कैप 0 से मल्टीप्लाई होकर के यह पूरा लेफ्ट साइड का टर्म 0, तो इसे मैंने 0 लिख लिया और एन कैप को एज इट इज छोड़ दिया। 0 आपका स्केलर है, एन कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो कभी भी जब आप वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी आप वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर इंटू स्केलर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। 2 एक स्केलर है, कोई भी नंबर स्केलर, और इसमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस पूरे वेक्टर का मीनिंग है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स, और वही डायरेक्शन जो वेक्टर ए का है। सपोज यदि आपका वेक्टर ए 3 मीटर राइट की तरफ है तो 2 वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स मतलब मीन्स 3 का 2 टाइम्स 6 मीटर, और डायरेक्शन इस पूरे का रहेगा वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर ए राइट, तो यह भी राइट, तो इस 6 मीटर राइट वाले वेक्टर को आप बोलते हैं 2 वेक्टर ए। यह वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। और यदि आपसे कोई पूछता है कि -3 वेक्टर ए बताइए, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स तो कर लेते हैं, 3 का 3 टाइम्स 9 मीटर तो ड्रॉ कर लेंगे, और पूरे का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर ए का माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन लेते हो, वेक्टर ए राइट तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, और इसे आप बोलेंगे -3 वेक्टर ए। तो यहाँ से पता चला कि कोई भी नंबर स्केलर है और स्केलर इंटू वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर होता है, स्केलर इंटू वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर हुआ करता है। तो 0 यहाँ स्केलर था, एन का वेक्टर था, 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर इंटू स्केलर वेक्टर होगा, तो 0 स्केलर वाला ना होकर के नल वेक्टर या 0 वेक्टर हुआ करेगा। तो अपने को पता चला कि कभी भी आई कैप क्रॉस आई कैप करना हो तो मॉड ऑफ आई साइन 0 डिग्री, आई और आई के बीच का एंगल, और वह साइन 0 सब टर्म को 0 करके रख देगा। इसी तरीके से यदि आपको कभी निकालना हो जे कैप क्रॉस जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप में मॉड ऑफ जे कैप और साइन
0 डिग्री ही डालेंगे, दोनों जे y डायरेक्शन में एंगल 0, साथ में एक यूनिट वेक्टर, वहां से भी आपका 0 वेक्टर, और के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वहां से भी आपको 0 वेक्टर मिल जाया करेगा। नेक्स्ट था आपका आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट वेक्टर का मॉड मीन्स मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, फिर साइन लिखेंगे और आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री डालेंगे। आई एक्स की तरफ होता है, जे वाई की तरफ होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आई और जे के बीच का एंगल यहाँ साइन थीटा के बदले साइन 90 लिखा गया, साथ में एक यूनिट वेक्टर एन कैप। आई कैप का मॉड 1, इस आई कैप का भी, इस जे कैप का भी मॉड 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और एन कैप के बदले एन कैप, यह तीनों मिलकर के 1 इंटू एन कैप को मैंने एन कैप लिख लिया। और यह एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, तो डिफिनीशन में ही आपने देखा है कि एन कैप हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी मीन्स यहाँ पे आई कैप और जे कैप दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और दोनों के परपेंडिकुलर तो आपने देखा कि दो डायरेक्शन पॉसिबल है। पहले यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, एक को बोलिए आई कैप और वाइड वाले को बोल लीजिए जे कैप। तो दोनों के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, और अंदर होगा या बाहर, इसके लिए आप स्क्रू रूल यूज कर लीजिए। अपने हाथ को आई से जे की तरफ घुमाइए और आई से जे की तरफ हाथ घुमाने पे स्क्रू आपका खुलेगा और स्क्रू खुलने पे बाहर की तरफ आएगा। मीन्स यह जो एन कैप है वह बाहर की तरफ मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। एन कैप आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर अंदर न होकर के बाहर। बाहर क्यों? क्योंकि मैंने जब आई से जे हाथ घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और इस कंडीशन में स्क्रू खुलता है, तो आपका डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ। तो एन कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप के कैप बोलते हैं। तो एन कैप का वैल्यू ही मैंने लिख लिया के कैप। यहाँ से याद रखेंगे कि आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू के कैप हुआ करेगा। और इस टाइप का लास्ट है आपके पास क्वेश्चन जे कैप क्रॉस आई कैप। तो अभी आपने देखा था कि यह आई क्रॉस जे को कोई बोले ए क्रॉस बी, तो जे क्रॉस आई को बोलना होगा बी क्रॉस ए। और आप जान चुके हैं कि ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस ए का निगेटिव वैल्यू आया करता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आपने आई क्रॉस जे निकाला के, तो जब जे क्रॉस आई निकालेंगे तो वह माइनस के आना चाहिए। मैं करके भी एक बार दिखा दूँ। डिफिनीशन से चले तो जे कैप का मॉड, फिर आई कैप का मॉड, फिर साइन जे और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, और एक यूनिट वेक्टर मैंने बोल लिया एन डैश कैप। इस जे कैप का मॉड 1, आई कैप का भी मॉड 1, साइन 90 भी 1, और एन डैश कैप के बदले एन डैश कैप वही लिखा हुआ है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन डैश कैप, पूरा मल्टीप्लाई होकर के एन डैश कैप। और इस बार जो यह एन डैश कैप है वह अगेन डिफिनीशन से किस डायरेक्शन में, तो जे और आई दोनों के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाहर या अंदर। इसके लिए आप अपने हाथ को जे से आई की तरफ मूव करवाइए। जब आप अपने हाथ को जे से आई की तरफ मूव करवाएंगे तो स्क्रू बंद होता हुआ दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और स्क्रू बंद होकर के अंदर जाएगा। मीन्स एन डैश कैप का डायरेक्शन अंदर की तरफ, बाहर वाले डायरेक्शन को आपने प्लस जेड बोला तो अंदर वाले डायरेक्शन को बोलना होगा माइनस जेड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एन डैश कैप माइनस निगेटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप, तो निगेटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। और यही आपको लाना भी था। आई क्रॉस जे के आया था तो जे क्रॉस ए जो आया था आई क्रॉस जे उसका निगेटिव होना चाहिए, तो के का निगेटिव माइनस के दिख रहा है। अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि कभी भी अपने को आई क्रॉस आई निकालना हो तो आई और आई के बीच का एंगल तो हमेशा 0 होगा, और इसलिए पूरा 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे भी 0 वेक्टर और के क्रॉस के भी 0 वेक्टर हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़ी दिक्कत या काम लेंदी हो जा रहा है यदि हम आई का जे से क्रॉस निकालने जाएं, या फिर जे का आई से, या आई का के से, या फिर कभी के का आई से। जब अलग अलग यूनिट वेक्टर होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन का,
तब आपको पूरा निकालना पड़ रहा है, फिर हाथ घुमा करके चेक करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा तरीका पढ़ते हैं। एक आप ऐसा सर्कल फॉर्म कर लीजिए और सर्कल में 3 एरो डालते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरो डाले। एक का नाम आई कैप, दूसरे का नाम जे कैप और तीसरे का नाम के कैप। जब भी आप एरो के डायरेक्शन में चलेंगे, आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एरो के डायरेक्शन में जाना होगा। तो जो बच गया यूनिट वेक्टर वह पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। और कभी यदि आप एरो के उल्टा लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आई का के साथ, तो जो बच गया वह निगेटिव में आएगा। मैंने जो बोला उसे रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आप एरो के डायरेक्शन में चलेंगे आई का जे के साथ, तो जो बच गया वह पॉजिटिव में। जे का के साथ, तो अभी भी आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जो बच गया वह पॉजिटिव में। के का आई के साथ, तो जो बच गया जे कैप वह पॉजिटिव में हो जाएगा। और कभी एरो के उल्टा आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, जे का आई के साथ, तो जो बच गया वह निगेटिव में, मीन्स माइनस के कैप। के का जे के साथ, तो माइनस आई कैप, क्योंकि आप एरो के उल्टा चल रहे हो। के बाद जाना है आई पे, आप के बाद क्रॉस ले रहे हो जे के साथ। वही चीज आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा। यदि आप आई के बाद जे पे जा रहे हैं तो आई क्रॉस जे के हो गया। जे के बाद के पे गए तो एरो के डायरेक्शन में, तो बच क्या गया आई, तो जे क्रॉस आई, के को आपने आई लिखा। और लास्ट है के क्रॉस आई, तो के से आई पे गए, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, बच गया जे का पॉजिटिव में। यदि आप इसका उल्टा कर ले, जे का आई के साथ क्रॉस, तो आपको जे से आई पे जाना है एरो के उल्टा, तो बच गया वह निगेटिव में माइनस के कैप। के क्रॉस जे करेंगे, के से जे जाना है तो एरो के अपोजिट में चलेंगे, तो जो बच गया वह निगेटिव में। और आई क्रॉस के करना है, तो आई के बाद जाना था जे पे, आप जा रहे हो के पे, तो जो बच गया वह निगेटिव में, तो आई क्रॉस के माइनस जे आपका दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आए। अपने पास एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और अपने से बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था कि यदि दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हो और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोले, तो हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में है और इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं, इस बार बोल ले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालने चले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो यदि आप डायरेक्ट निकालना स्टार्ट करेंगे ए का बी के साथ क्रॉस, तो पहले 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6। आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। आपने अभी देखा था आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो 2 इंटू 3 6 तो लिख लेंगे, लेकिन आई का आई से जब क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो 0, तो पूरा वह टर्म 0। सेकेंड 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2। और आई का जे से क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस जे के हुआ करता है, आई क्रॉस जे के हुआ करता है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट आ जाएगा 2 के कैप। फिर 2 का 1 के साथ करेंगे 2, और आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है माइनस जे। आई का के साथ, आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है माइनस जे। फिर आप 3 लेंगे, 3 का इस तीनों में क्रॉस, फिर 4 का इस तीनों में। तो यहाँ पर क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और कई बार होता क्या है कि अपने को निकालना होता है ए क्रॉस बी, तो ए वाला पहले आना चाहिए, बी वाला बाद में। ए में आई पहले आना चाहिए था, जे बाद में। यहाँ भी आई पहले और के बाद में आना था। गलती से आपने आई क्रॉस के ना करके के क्रॉस आई कर दिया, तो जो भी वैल्यू आना था उसका निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मेथड लंबा है, दूसरा कि मिस्टेक का भी चांस रहता है थोड़ा। तो जब भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे दे
और यदि उसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। आप क्या करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड में कि दो बड़ा सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और यही लाइन यदि बहुत छोटा रहता है तब आप उसे मॉड बोलते हैं। यह लाइन जब छोटा होता था ऐसा तो आप बोलते थे वेक्टर ए का यह क्या है, मॉड है। और जब बड़ा हो जाए तो आप इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ऐसा दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अपने को निकालना है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो पहले जो क्वेश्चन में वेक्टर ए दे रखा है उस सारे का आई, जे और के का कोफिशिएंट लिख लेंगे और बी का कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है तो आई का कोफिशिएंट ए का में आई, जे और के का कोफिशिएंट ऊपर और बी का कोफिशिएंट नीचे। एक बार वापस से देखें, ए में आई का कोफिशिएंट 2, फिर जे का 3 और के का 4, तो 2 3 4 2 3 4। बी में आई है, बी में आई का कोफिशिएंट 3, जे का 1 और के का भी 1, तो 3 1 1। तो नेक्स्ट 3 1 1। अब इतना लिखने के बाद यदि ए क्रॉस बी था तो ए वाला ऊपर लिखा गया, बी वाला नीचे। और यदि बी क्रॉस ए रहता तो यह बी वाला को ऊपर लाते, ए वाले को नीचे लिखना होता है। इसके बाद आप क्या करें कि सबसे पहले आई कैप को उठा लीजिए। यहाँ मैंने आई कैप डाला और एक ब्रैकेट डाल लीजिए। और ब्रैकेट डालने के बाद आई कैप जिस रो में है, आई कैप जिस रो में है उसको छुपा लीजिए और जिस कॉलम में है उसको भी मन ही मन छुपा लीजिए। यदि मैं इसे छुपा लूँ और इसे छुपा लूँ तो आपका बच रहा है 3 4 1 1। सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ से आई कैप उठाएं और आई कैप जिस कॉलम में है उसको ढक लीजिए, जिस रो में है उसको ढक लीजिए। तो यही चारों चीज़ आपको मिलेगा। और इस चारों में आपस में वर्क कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन दे करके इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा एरो मैंने दिखाया उसका काम पहले होगा, छोटा एरो का काम बाद में। तो 3 × 1 माइनस साइन देके 1 × 4 या 4 × 1, 3 × 1 माइनस साइन देके 4 × 1। आई कैप का काम कंप्लीट है। अब हम जे कैप लेंगे और जे कैप जब भी लेंगे तो जे कैप के आगे हमेशा ही माइनस साइन लिया करेंगे। जे कैप लेने के बाद भी आप ब्रैकेट डाल लीजिए। जे कैप के आगे का साइन याद रखिए, हमेशा माइनस। जे कैप जिस कॉलम में है उसे ढक लीजिए, जिस रो में है उसे भी ढक लीजिए। तो आपका एलिमेंट बचेगा 2 4 3 1। पहले मैंने बताया हमेशा इस डायगोनल का काम होगा। तो 2 × 1 माइनस साइन देके 3 × 4, 2 × 1 माइनस साइन देके 3 × 4। लास्ट वाला के कैप फिर से प्लस में, मीन्स आई और के हमेशा प्लस, केवल जे ही माइनस हुआ करता है। के कैप लिखने के बाद फिर से आप ब्रैकेट डाल लीजिए और के कैप वाले कॉलम को ढक लीजिए, के कैप वाले रो को भी ढक ले। तो आपके पास दिख रहा होगा एलिमेंट 2 3 3 और 1। सबसे पहले इस वाले डायगोनल का काम करेंगे, तो 2 × 1 माइनस 3 × 3, 2 × 1 माइनस साइन दे करके 3 × 3। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो 3 × 1 3 माइनस 4, 3 - 4 -1। यह आई कैप पॉजिटिव था और यह पूरा ब्रैकेट -1 आया। तो -1 × आई कैप को मैंने माइनस आई कैप लिख लिया। टू इंटू 1 2 - 3 × 4 12, 2 - 12 इज -10। तो यह पूरा ब्रैकेट -10 और एक माइनस पहले से, -j × -10 इज +10 जे कैप। और लास्ट वाला 2 × 1 2 -3 × 3 9, 2 - 9 इज 7। तो 2 - 9 इज -7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -7 के कैप। यह पूरा वैल्यू जो आ गया आपका यहाँ पे, यह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आ गया। अब यदि आपसे बोले कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बताइए, तो अभी तो आपने बहुत ऊपर फॉर्मूला देखा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ए बी साइन थीटा हुआ करता है। लेकिन यहाँ पे यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे यदि आपसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड पूछे
तो पहले आप डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकाल लीजिए, और यदि इसका मॉड पूछ रहा है तो आरएचएस का भी मॉड लगा लीजिए। और पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कई बार कि जब कभी भी आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप या माइनस के कैप का मॉड चाहिए तो सबसे पहले रूट अंडर लिखिए, फिर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का साइन दे करके जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का साइन दे करके के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सबसे पहले आई जे के का मॉड लेने के लिए रूट अंडर आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है मैं डाल दे रहा हूँ, आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, ऐसे 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसेस वाइज वहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 10 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -7 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे -7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 149 और 150 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 और यह दोनों मिलकर के 50, 150 का अंडर रूट आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो अभी तक के लेक्चर में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा एक बार उसे रिकॉल करते हैं और फिर लास्ट टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले जब भी आपसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, दो वेक्टर दिया हो, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इधर वेक्टर ए भी हो सकता है वेक्टर बी इधर भी जा सकता है कहीं भी रखा हो, और बोले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो आप उसे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वह हमेशा डिफाइंड होगा फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, फिर दोनों के बीच का एंगल का साइन, दोनों के बीच के एंगल का साइन फिगर में आपको दिख रहा है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है तो थीटा का साइन ले लेंगे। और यहाँ तक चूंकि पूरा स्केलर है और ए क्रॉस बी को आपने वेक्टर बोला, तो इस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ए बी साइन थीटा एन कैप। यह फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यह है कि यह एन कैप किस डायरेक्शन में, तो एन कैप हमेशा ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यह इक्वेशन बता रहा है कि एलएचएस में पॉजिटिव साइन और आरएचएस में भी कोई साइन नहीं, मीन्स पॉजिटिव साइन ही है, तो एलएचएस का वेक्टर हमेशा आरएचएस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। और एन कैप को आपने बोला कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, इसका मतलब पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने आपको बताया कि ए और बी कभी भी दिया हो तो इस दोनों के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, और दोनों में से कौन सा सही होगा इसको चेक करने के लिए या तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए या फिर स्क्रू रूल, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। मुझे स्क्रू रूल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए हाथ को ए से भी घुमाया, हाथ ए से भी घूमने पे क्लॉकवाइज घुमा, और क्लॉकवाइज में कोई भी स्क्रू या नट बंद होता है और स्क्रू बंद होने पे अंदर जाता है, तो आपने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर तो होगा यह बताया, लेकिन परपेंडिकुलर में भी अंदर वाला परपेंडिकुलर, जिसे बोला आपने परपेंडिकुलर इनवर्ड। नेक्स्ट यदि आपको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए तो बी से ए हाथ घुमाइए। कभी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड की तरफ हाथ घुमा लीजिए। यदि स्क्रू खुल रहा है तो बाहर की तरफ, बंद हो रहा है तो अंदर की तरफ। कभी ऐसा हो कि ना अंदर ना बाहर, इस वाले उंगली को जो आप लोगों की तरफ है इसे मैं वेक्टर ए बोलूँ और इसे मैं वेक्टर बी बोल दूँ, और ए क्रॉस बी चाहिए तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाना होगा। ए से बी हाथ घुमाने पे मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू खुलेगा तो ए या बी या तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और खुल रहा है तो यहाँ पे यदि आप स्क्रू खोलेंगे तो वह बाहर मीन्स मेरे राइट की तरफ, आप लोगों के लेफ्ट की तरफ होगा। और ए क्रॉस बी ना लेकर के बी क्रॉस ए ले तो बी से हाथ घुमाने पे स्क्रू बंद हो रहा है, और बंद होना मीन्स अंदर जाना। तो इस गिवन कंडीशन के लिए वेक्टर ए यदि इधर वेक्टर बी इधर, तो बी क्रॉस ए इनवर्ड, ए क्रॉस बी इनवर्ड मीन्स मेरे लेफ्ट साइड, और यहाँ आउटवर्ड मीन्स मेरे राइट साइड। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा
एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन तो बीच का एंगल 180 होता है। नेक्स्ट हम लोग यदि ए क्रॉस बी का मॉड ले ले, यहाँ पर आपने ए क्रॉस बी डिफाइन किया था, अब यदि ए क्रॉस बी का मॉड ले ले तो ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड ए बी साइन थीटा का मॉड ए बी साइन थीटा और एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी यदि पूछा जाए ए क्रॉस बी तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में एन कैप बोलना ही बोलना होगा, और यदि ए क्रॉस बी का मॉड पूछा जाए तो केवल ए बी साइन थीटा बोलेंगे, वहाँ एन कैप की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आपने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकाला था, तो यहाँ ए बी साइन थीटा या फिर बी ए साइन थीटा करके एक और यूनिट वेक्टर डाल दिया एन डैश कैप, और यदि इसका मॉड लिए बी क्रॉस ए का मॉड तो एन डैश कैप का मॉड 1 हो गया, यह भी आ गया ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया कि ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड तो इक्वल होगा और दोनों ही ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड न लेकर के वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस ए के निगेटिव हुआ करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन आपको फिगर से दिख रहा है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग एक वेक्टर को दूसरे का निगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट आपने एक एग्जांपल लिया था आई क्रॉस आई का वैल्यू आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई, जिसमें सिमिलर वाला आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर, जे का जे से भी क्रॉस प्रोडक्ट नल या जीरो वेक्टर आएगा, और के का के से भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आएगा। लेकिन यदि आप अलग अलग लेते हो, आई का जे से तो के आ रहा है और जे का आई से तो माइनस के आ जा रहा था, सॉरी जे का आई से लेंगे तो माइनस के आएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। इस चीज को सिंपल करने के लिए आप एक ऐसा सर्कल ले सकते हैं, आई से जे चलिए एरो के डायरेक्शन में तो जो बच गया पॉजिटिव में, और कभी एरो के अपोजिट में चलिए तो जो बच गया वह निगेटिव में। इसको और भी यदि सिंपल करना चाहें बिना सर्कल के हेल्प से तो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास 3 यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप, और तीनों को साइक्लिक फॉर्म में लिखना हो तो आप आई के बाद जे पे जाएंगे, जे के बाद के पे जाएंगे और के बाद फिर से आई पे आ जाएंगे। कभी भी यह ऑर्डर फॉलो होता हो कि आई के बाद जे पे जाना है और आप जे पे जा रहे हो तो जो बच गया के वह पॉजिटिव में, और कभी भी यह साइकिल डिस्टर्ब होता हुआ दिखे तो जो बच गया वह निगेटिव में। एग्जाम्पल के लिए आई क्रॉस जे, आपको आई के बाद जे पे जाना है, आप गए भी तो जो बच गया वह पॉजिटिव में। जे क्रॉस के, जे के बाद के पे ही जाना है और आप गए जे क्रॉस के किए तो जो बच गया आई पॉजिटिव में। और के क्रॉस आई तो 3 ही था आई जे के, तो के बाद आप आई पे ही जाएंगे, और पूछ भी रहा है के क्रॉस आई तो बचा कौन जे, आप पॉजिटिव में बोल लीजिए जे कैप। कभी यह साइकिल डिस्टर्ब हो तो जो बच गया निगेटिव में। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ ले जे क्रॉस आई, तो साइक्लिक ऑर्डर में तो जे के बाद आपको के पे जाना था, और क्वेश्चन पूछ रहा है जे क्रॉस आई, के पे ना जाके आई पे चला गया तो बचा कौन के, उसके आगे माइनस लगा लीजिए तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा। आई क्रॉस के पूछ ले, आई के बाद जाना है जे पे, पूछ लिया आई क्रॉस के तो जो बच गया जे उसके आगे माइनस लगा लीजिए। और कभी के क्रॉस जे पूछ ले, के बाद आई पे जाना है और पूछ लिया के क्रॉस जे तो जो आई बचा उसके आगे माइनस लगा लीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह फिर सर्कल की भी जरूरत नहीं रह जाती है। और अभी तक का जो लास्ट सेक्शन था उसमें मैंने बताया कि कभी भी वेक्टर है और वेक्टर भी दो वेक्टर दिया हो वेक्टर फॉर्म में, और आपसे पूछे कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो आप ए का तीनों के साथ क्रॉस, फिर बी का तीनों के साथ, और के वाले का भी तीनों के साथ जब क्रॉस करने जाएंगे आई जे और के कोफिशिएंट का, और फिर आई का आई से क्रॉस, जे का जे से क्रॉस, फिर आई का जे से, आई का के से, तो यह काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो इसे बचने के लिए जब भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे उसे बोलेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। आप दो ऐसा लंबा लंबा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। ए क्रॉस बी है तो ए का कोफिशिएंट ऊपर, बी का कोफिशिएंट नीचे। कोफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ से
2 3 4 और 3 1 1, 2 3 4 3 1 1, 2 3 4 3 1 1। सबसे पहले आई कैप उठा लीजिए, इस कॉलम को हटा लीजिए, इस रो को मनी मन हटा लीजिए। सबसे पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई और माइनस साइन दे करके इस दोनों का लिखा हुआ दिख रहा है। फिर जे कैप जब भी लीजिए तो आगे में माइनस, फिर वही काम ब्रैकेट दे करके जे वाला कॉलम हटा लीजिए, जे वाला रो हटा लीजिए। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 प्लस के कैप, कॉलम हटाइए रो हटाइए, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। सॉल्व करके वैल्यू आ गया। यदि कभी आपसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछे तब तो यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड पूछ ले तो एलएचएस का मॉड लेना है तो आरएचएस का भी मॉड लगाइए। और आई प्लस जे प्लस के वाला का मॉड हमेशा रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर से निकाल लिया करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक है आपका, लिखा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन then a unit vector which is perpendicular to both vector a and vector b can be given as। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिया हुआ हो जैसा अभी आपके डायग्राम में दिया था और आपसे पूछ ले, या फिर जो क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है इस तरीके का कोई दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में दे दे और आपसे पूछे then a unit vector which is perpendicular to both vector a and vector b, आपसे पूछे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो उस वेक्टर को आपने एन कैप बोला है। सबसे फर्स्ट डिफिनीशन से ही क्लियर हो रहा है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी दे करके पूछ ले एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर रहे, इसका मतलब आपसे एन कैप पूछा जा रहा है। और उस एन कैप को कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आपने डिफाइन किया ए बी साइन थीटा एन कैप। आपको एन कैप चाहिए तो यह ए बी साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के बी के डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एन कैप आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। एन कैप को एन कैप लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यह ए बी साइन थीटा तो होता है ए क्रॉस बी का मॉड, ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा। तो आपने एन कैप के बदले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई ए बी साइन थीटा, एन कैप के बदले एन कैप, ए क्रॉस बी के बदले ए क्रॉस बी और ए बी साइन थीटा को लिख लिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इस गिवन क्वेश्चन में यदि आपसे पूछे कि एन कैप बताइए तो आपने एन कैप का फॉर्मूला बताया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपने इतना निकाला और इस पूरे में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉड से मीन्स रूट अंडर 150 से डिवाइड कर लीजिए, आपका एन कैप रेडी हो जाएगा। एन कैप ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी हमेशा आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में आएगा, डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड लगते ही है स्केलर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया करेगा और जो आपका इस केस में आया रूट अंडर 150, तो ए क्रॉस बी में रूट अंडर 150 से ए क्रॉस बी जिसका वैल्यू इतना है इसमें रूट अंडर 150 से डिवाइड कीजिए, आपका एन कैप भी आ जाया करेगा। इस पार्टिकुलर कंसेप्ट का यूज क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका हुआ करता है, और इस कंसेप्ट पे 4 या 5 बार आईआईटी मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो यह लास्ट का भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्रॉस प्रोडक्ट का भी काम कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन रहेगा, जिसका वीडियो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।